नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना रोजाना कार्य कर रहे होंगे। आज मैं आपके बीच में 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के भर्ती नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। इस विषय में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई कंपनी है या फिर हमने कोई कारखाना लगा रखा है तो हम भर्ती कितने प्रकार से कर सकते हैं। मैं कुलदीप बिरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लायर, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। बच्चों, पिछले चैप्टर हमने नियुक्तिकरण पढ़ा था और आज हम शुरू कर रहे हैं भर्ती, और इसी से जुड़ा हुआ अगला चैप्टर जो है वो चयन आएगा। वो आपको इसी चैनल पर जो है वो मिल जाएगा इसी हफ्ते के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भर्ती, अर्थ एवं स्रोत। पिछले चैप्टर में हमने जो है वो पांचवा जो हमने चैप्टर पढ़ा था, छठे से पहले पांचवा, उसने हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक संगठन खड़ा किया जा सकता है। उसी संगठन को आगे बढ़ाते हुए हम अब जो है वो कर्मचारियों, स्टाफ इत्यादि की भर्ती इत्यादि के बारे में जो है वो चर्चा कर रहे हैं। चलिए लाइन के साथ शुरू करते हैं। हमेशा की तरह योग्य कर्मचारियों को प्राप्त करने और उन्हें संस्था में बनाए रखने में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संस्था में भर्ती प्रयास कितने प्रभावपूर्ण ढंग से किए गए हैं। तो इस चैप्टर का महत्व इसी लाइन से स्पष्ट हो जाता है कि कितना बढ़िया भर्ती प्रयास किया जाएगा, उतने ही बढ़िया योग्य कर्मचारी हम जो है वो अपने फैक्ट्री या ऑफिस में लगा पाएंगे और उनको लगातार अपने पास में हम बनाए रख पाएंगे। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले भर्ती का अर्थ और उसकी परिभाषा को हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया को समझेंगे और इसके साथ कर्मचारी भर्ती के स्रोतों की भी हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त हम आंतरिक स्रोतों के प्रकार, लाभ व सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे और अपने टॉपिक को आज हम खत्म करेंगे, अंत करेंगे बाह्य स्रोतों के प्रकार, लाभ और सीमाओं के साथ में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और सबसे पहले भर्ती का अर्थ हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले कर्मचारियों की आवश्यकता निर्धारण करने के बाद कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया हमारी जो है वो अब आरंभ कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले अर्थ समझने के लिए एक डेफिनेशन भी हम साथ में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक अर्थ जान लेते हैं हम। भावी कर्मचारियों की खोज करने तथा उन्हें संगठन में जॉब हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिए प्रोत्साहित करने वाली प्रक्रिया जो है वो भर्ती कहलाती है। भावी कर्मचारी कौन हो गए? जो इन फ्यूचर हमारे पास में जो है वो काम करेंगे, तो उनको खोजना और उनको प्रार्थना पत्र देने के लिए भी प्रेरित करना जो है वो भर्ती कहलाता है। एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा और इसका अर्थ समझने का हम प्रयास करेंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, यह संभावित कर्मचारियों की कंपनी की ओर आकर्षित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो वही बात जो है वो मिस्टर डाल्टन ने कही है और वही हमने जो है ऊपर जो ग्रीन कलर में लाइन दिख रही है उसमें है कि संभावित कर्मचारी का मतलब हो गया जो इन फ्यूचर हमारे पास में काम करेंगे, उनको अपनी कंपनी की तरफ आकर्षित करने की जो है वो एक प्रक्रिया है। मिस्टर फिलिपो ने भी सेम इसी तरह की बात कही है भर्ती के रिगार्डिंग। उन्होंने कहा कि भर्ती का अर्थ भावी कर्मचारियों को खोजने और उन्हें संगठन में रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की जो प्रक्रिया जो है वो भर्ती कहलाती है। तो मिली जुली सी बात है सभी में। तो क्या अर्थ निकलता है भर्ती का? भर्ती से अभिप्राय उस प्रक्रिया से हो जाता है हमारा जिसके अंतर्गत भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की खोज की जाती है और उन्हें संस्था में नियुक्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भर्ती का अभिप्राय संगठन में स्थापित विभिन्न पदों को भरने के लिए लोगों को उपलब्ध करवाना है। इस प्रक्रिया में यह प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक लोग आवेदन पत्र भेजें ताकि चयन करने में आसानी रहे। चयन वाला चैप्टर हम अगला चैप्टर है वहां पर उस टाइम समझेंगे चयन क्या होता है। भर्ती के अंतर्गत अत्यधिक लोगों को आकर्षित किए जाने के प्रयास के कारण ही इसे हमेशा सकारात्मक प्रक्रिया समझा जाता है, पॉजिटिव प्रोसेस माना जाता है। तो ये हो गया हमारा भर्ती का अर्थ। तो अब हम जान लेते हैं कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया किस प्रकार से जो है वो भर्ती की जाती है। सबसे पहले हमारा पॉइंट आ जाता है
कर्मचारियों की मांग। भर्ती प्रक्रिया कर्मचारियों की मांग के निर्धारण से प्रारंभ होती है। सभी विभागीय प्रबंधकों द्वारा अपने अपने विभाग में कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण करके कर्मचारी प्रबंधक को सूचित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो कर्मचारियों की मांगी जाती है विभिन्न विभागों से, भी कितने कर्मचारियों की आपको आवश्यकता है। फिर भर्ती के स्रोतों की हम पहचान करेंगे। कर्मचारी प्रबंधक के पास सभी विभागों के कर्मचारियों के मांग पत्र पहुंच जाते हैं, तो वह अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यता वाले कर्मचारियों को कहां से उपलब्ध करवाया जाए। भर्ती के विभिन्न स्रोतों को हम अभी थोड़ी सी आगे पढ़ेंगे, 5-6 मिनट के बाद में, इसी चैप्टर के अंदर है। फिर अगला हमारा जो है भर्ती प्रक्रिया का पॉइंट रहेगा इच्छुक लोगों को आमंत्रण देना। दूसरे चरण में स्रोतों का पता लगा लेने के बाद इच्छुक लोगों को आवेदन करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे। इसके लिए कर्मचारी प्रबंधक एक विस्तृत सूचना तैयार करेगा, जिसमें क्या क्या चीजें होंगी। रिक्त स्थानों की संख्या, कार्य की प्रकृति, मतलब कार्य किस प्रकार का करना है, अपेक्षित योग्यताएं, कम से कम क्या योग्यता चाहिए आपको इस पोस्ट के लिए, अनुभव, कितने अनुभव की आवश्यकता है, पारिश्रमिक का विवरण दे देगा कि हम इतनी सैलरी आपको देंगे, नौकरी की शर्तें हो जाएंगी, कितने बजे आना है, कितनी छुट्टियां आपको मिल सकती हैं, वगैरह वगैरह। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि मेंशन कर देगा वो, और साथ ही साथ चयन प्रणाली का संक्षिप्त विवरण भी है वो जो दे देगा इसके अंदर। सूचना आकर्षक और सरल भाषा में तैयार की जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हो सके, मतलब आसानी से समझ में आ जाए, इस प्रकार की जो है वो सूचना बनानी चाहिए। इसके अलावा योग्य आवेदकों की सूची तैयार कर लेना, ये हमारा जो है वो आखिरी, इस चरण के अंदर आखिरी पॉइंट रहेगा। आवेदन प्राप्त हो जाने के बाद में जांच की जाती है। जांच के दौरान आवेदन पत्रों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक वो जो सभी वांछित योग्यताएं रखते हैं, तथा दूसरे वे जो वांछित योग्यताएं नहीं रखते। वांछित योग्यता मतलब जो हमें उस पोस्ट के लिए कम से कम योग्यता चाहिए। वांछित योग्यता रखने वाले आवेदकों की एक सूची बना दी जाती है और इन्हीं आवेदकों को चयन प्रक्रिया में हम शामिल कर लेते हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के। इन्हीं प्रक्रियाओं के जो है वो चलती हुई जो है वो प्रक्रिया पूरी करते हैं हम। अब पढ़ लेते हैं कर्मचारी भर्ती के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमारे पास में जो है वो 2 स्रोत होते हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया का जो दूसरा चरण, जो भर्ती स्रोतों की पहचान करना जो था, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी पर संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की सफलता निर्भर करेगी, क्योंकि यदि प्रबंधक स्रोतों की सही पहचान नहीं कर पाएगा तो योग्य कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और परिणाम स्वरूप क्या होगा, संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति करने में कठिनाइयां होंगी। तो हम इन्हीं दोनों स्रोतों के ऊपर जो है वो आगे अब हम डिटेल में हम चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारा क्या था, आंतरिक स्रोत। तो आंतरिक स्रोत के अंदर जो है वो 3 जो है वो आ जाते हैं हमारे आंतरिक स्रोत। एक आ जाता है स्थानांतरण, एक आ जाता है हमारा पदोन्नति, और एक हमारा आ जाता है अस्थायी अलगाव। तो स्थानांतरण क्या होता है, इसका अभिप्राय एक कर्मचारी को एक विभाग से दूसरे विभाग या फिर एक शाखा से दूसरे शाखा में पहले जैसे पद पर स्थानांतरित कर देना है। इसको ट्रांसफर कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि आपके अध्यापक जो हैं ट्रांसफर प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए कभी एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे स्कूल से तीसरे, लेकिन पोस्ट सब्जेक्ट वही का वही रहता है। फिर अगर हम पदोन्नति की हम बात करें तो पदोन्नति वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निचले पद पर कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को उच्च पद पर नियुक्त कर दिया जाए। ठीक है, कोई मान लो क्लर्क का काम कर रहा था और उसको प्रमोट करके जो है वो उससे ऊपर वाली हेड क्लर्क की पोस्ट पे जो हम बिठा कर भी जो है वो उस पद की जो है वो भरपाई कर सकते हैं। उसके अधिक उत्तरदायित्व तो बढ़ जाते हैं, पद बड़ा हो जाता है और वेतन भी बढ़ जाता है। फिर किसी अकुशल कर्मचारी को निम्न पद पर भी भेजा जा सकता है। इसे जो है वो पदोन्नति हम कहते हैं। पदोन्नति मतलब ऊपर से नीचे जो है वो पोस्ट पर जा रहा है, पदोन्नति मतलब नीचे से ऊपर वाली पोस्ट के ऊपर जा रहा है। फिर ले ऑफ, अस्थायी अलगाव, इसका अर्थ नियोक्ता के प्रयास से कर्मचारियों को नियोक्ता से कुछ समय के लिए दूर करना है। अस्थायी अलगाव का कारण प्राय काम की कमी होता है।
नियोक्ता व कर्मचारियों के मध्य इस बात की पूरी सहमति होती है कि जब भी काम उपलब्ध होगा तो इसी कर्मचारी को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार हटाए गए कर्मचारी को पुनः नियुक्ति करके भर्ती की जा सकती है। अस्थायी अलगाव का मतलब कुछ समय के लिए कर्मचारी को हटा देना। काम की कमी हो गई थी, जैसे लॉकडाउन में जो है वो कारखाने जो है वो बंद हो गए थे या कम कैपेसिटी में चलाने की परमिशन मिली थी, तो वो उस कंडीशन में जब कर्मचारियों को हटाया जाता है तो उसको अस्थायी अलगाव कहते हैं। लेकिन जब भी उस कंपनी के अंदर फिर से भर्ती निकलेगी उसी पोस्ट पर, तो सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब लाभ की चर्चा कर लेते हैं कि आंतरिक स्रोतों के लाभ क्या हैं। सबसे पहला, अभिप्रेरणा में वृद्धि। सभी आंतरिक स्रोतों और विशेषकर पदोन्नति द्वारा भर्ती किए जाने पर कर्मचारी की अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है, मतलब वो मोटिवेट होते हैं और अधिक अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। यदि उन्हें पहले से ही मालूम हो कि उनकी पदोन्नति हो सकती है तो उच्च पद पर नियुक्त होने की इच्छा उन्हें मनोबल में और ज्यादा वृद्धि करेगी और वो अपने कार्य को और अधिक कुशलता के साथ करने लगेंगे। फिर औद्योगिक शांति। भर्ती के आंतरिक स्रोतों का प्रयोग करने से पदोन्नति की खुशी में कर्मचारी वर्ग संतुष्ट रहता है और उसके परिणाम क्या निकलता है, औद्योगिक शांति बनी रहती है, कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं होती, हड़ताल वगैरह नहीं होती। पदोन्नति प्रक्रिया नीचे से ऊपर संगठन पे चलती है। इसी विचार से कर्मचारी सीखने और अभ्यास करने में अपना पूरा समय और जोर लगाते हैं। फिर तीसरा लाभ इसका, सरल चयन। संस्था के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों के बारे में हर तरह की जानकारी जो है वो कंपनी या फिर कारखाने में होती है। यही कारण है कि उनका उच्च पद के लिए चयन करने पर किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठता। फिर एक और लाभ है, प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता नहीं। प्रस्तुतिकरण का अर्थ नए कर्मचारी को उस वातावरण से परिचित करवाना है जहां उसे काम करना है। भर्ती के इस आंतरिक स्रोत में कर्मचारी को यह जानकारी पहले से ही होती है, अतः इस प्रकार प्रस्तुतिकरण की किसी भी प्रकार की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती। फिर अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन। इसके अंतर्गत एक विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों को कमी वाले विभाग में भेजा जा सकता है। इस प्रकार स्टाफ की कमी भी पूरी हो जाती है, परिणाम स्वरूप काम में रुकावट नहीं आती है। और हमारा आखिरी लाभ का पॉइंट रहेगा मितव्ययी स्रोत। मितव्ययी मतलब सस्ता। यह स्रोत सर्वाधिक मितव्ययी सस्ता है क्योंकि ऐसा करने पर ना तो स्रोतों की खोज करने पर कोई व्यय होता है और ना ही लंबी चयन प्रक्रिया पर समय व्यर्थ करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इन कर्मचारियों को अधिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उन्हें संस्था के सभी क्रियाओं के बारे में पहले से ही भलीभांति जानकारी होती है। तो ये आंतरिक स्रोत के लाभ हैं। अब कुछ सीमाएं भी हैं इसकी, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला, नवयुवक कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक। आंतरिक भर्ती प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यही है कि इसको अपनाने से युवा व आधुनिक तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लग जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पुराने व्यक्ति अपने पुराने विचारों के साथ ही संस्था चलाते रहते हैं और कोई भी नया विचार जो है वो विकसित नहीं हो पाता है। फिर एक कर्मचारियों का सुस्त होना, ये भी एक जो है वो इसमें सीमा है, कमी है। भर्ती का आंतरिक स्रोत कर्मचारियों को निश्चित पदोन्नति की भावना पैदा करता है। यह भावना उन्हें सुस्तीपन में ले आती है और उनके निष्पादन कार्य में कमी ले आती है कि उनको पता होता है भाई तुम्हारी पदोन्नति तो होगी ही, तो तुम्हारा ऊपर चढ़ना तो निश्चित है, उस पोस्ट पर कोई और नहीं आ सकता, इसीलिए वो अपने तरीके से काम करते रहते हैं। फिर नए संगठनों के लिए उपलब्ध नहीं होता ये। इस स्रोत से भर्ती केवल पहले से स्थापित संगठनों में ही संभव है। नए संगठन को बाह्य स्रोतों का ही प्रयोग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह भी जरूरी नहीं है कि पुराने संगठन की कुल भर्ती आवश्यकता इसी स्रोत से पूरी हो। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि हर एक पोस्ट जो है वो स्थानांतरण पदोन्नति या अस्थायी अलगाव के द्वारा ही की जा सकती है। नई भर्तियां भी निकाली जा सकती हैं। बाह्य स्रोत के उपलब्ध से कुछ स्थानांतरण पदोन्नति के द्वारा कर दी जाए, कुछ बाह्य स्रोतों के द्वारा कर दी जाए, तो ये भी नए संगठनों में तो पॉसिबल है ही नहीं ये चीज़। फिर कर्मचारियों में प्रतियोगिता भावना को ठेस लगती है। इसमें प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होती है जब कोई अधिक योग्य कर्मचारी से सामना होता है। यह भर्ती विधि योग्य कर्मचारियों के प्रवेश में रुकावट पैदा करती है, अतः कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना का अवसर पैदा ही नहीं हो पाता। और आखिरी सीमा है अतिशीघ्र स्थानांतरण। इस भर्ती स्रोत में कई बार कर्मचारियों को जल्दी जल्दी स्थानांतरित कर दिया जाता है।
इससे वे किसी भी काम में कुशल नहीं बन पाते, जिसका क्या कारण होगा? संगठन की उत्पादकता, वो जो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड जिसको हम कहें, उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। तो आंतरिक स्रोत में जो लाभ हैं उसी प्रकार से इसकी सीमाएं भी हैं, आपको इसी प्रकार से याद करना है इसको। फिर दूसरे हम स्रोत की बात कर लेते हैं, बाह्य स्रोत। तो बाह्य स्रोत में क्या क्या पॉइंट आ जाते हैं हमारे? बाह्य स्रोत एक बार समझ लेते हैं। कर्मचारियों की भर्ती के बाह्य स्रोत का अर्थ क्या रहेगा? खाली पदों को भरने के लिए संस्था के बाहर से व्यक्तियों को आमंत्रित करना। बाह्य स्रोतों का उपयोग अधिकतर जो पदों को भरने के लिए हम कुछ करते हैं, जैसे कि इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि की नियुक्ति के लिए हम करते हैं। आंतरिक स्रोतों की अपेक्षा बाह्य स्रोत अधिक होते हैं और प्रत्येक नियोक्ता यह प्रयत्न करता है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों के साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाए। चलिए, अब हम कुछ बाह्य स्रोत किस प्रकार के हो सकते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है प्रत्यक्ष भर्ती। क्या होती है प्रत्यक्ष भर्ती? कभी कभी संस्थाएं रिक्त पदों की सूचना महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे सूचना पटों पर चिपका देती है। ये सूचनाएं प्राय वर्कशॉप, ऑफिसेज या फिर कारखाने के गेट इत्यादि पर प्रदर्शित की जाती हैं। इच्छुक व्यक्ति सूचनाओं से प्रेरित होकर वांछित पद के लिए आवेदन करते हैं। भर्ती का यह माध्यम प्राय अकुशल कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। इन्हें आकस्मिक या फिर बदली श्रमिक भी कहा जाता है। इन्हें पारिश्रमिक दैनिक मजदूरी पद्धति से किया जाता है। इस विधि में विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसे सस्ती पद्धति भी हम कह सकते हैं। फिर दूसरा क्या हो सकता है बाह्य स्रोत? आकस्मिक बुलावा। अनेक अच्छी संस्थाओं को समय समय पर योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति आवेदन इस विचार से भेजते रहते हैं कि यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नियुक्ति का अवसर दिया जाए। संस्थाएं इन व्यक्तियों को इंतजार सूची, जिसको वेटिंग लिस्ट के नाम से हम जानते हैं, उस तैयार करती रहती हैं और जैसे ही कोई पद रिक्त होता है तो इनमें से किसी योग्य व्यक्तियों को बुलवा लेती है और इससे क्या होता है कि विज्ञापन की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इसमें भी खर्चा जो है वो बच जाता है। फिर विज्ञापन माध्यम, एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन संस्था के बाहर के कर्मचारियों को खोजने का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इसके द्वारा उच्च स्तर पर और मध्य स्तर के पदों को बड़ी मात्रा में लोगों को संस्था की ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। विज्ञापन समाचार पत्रों में दिया जा सकता है, रोजगार समाचार में दिया जा सकता है, टेलीविज़न, पत्रिकाओं, पंपलेट्स या फिर बड़े बड़े फ्लैक्स लगाकर जो है वो इनकी सहायता से हम कर सकते हैं। विज्ञापन में रिक्त स्थानों की संख्या, कार्य की प्रवृत्ति जो हमने पढ़ा था अभी, वांछित योग्यताएं, पारिश्रमिक इत्यादि की पूरी जानकारी दी जाती है। इससे संस्था में चयन का क्षेत्र बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है? अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस पद्धति में कभी कभी अयोग्य व्यक्तियों के असंख्य प्रार्थना पत्र आ जाने से समय और धन की भी बर्बादी होने के चांसेस रहते हैं। फिर रोजगार कार्यालय। प्राय प्रत्येक जिले में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रोजगार कार्यालयों की, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की जो है स्थापना की गई है। यहाँ पर नौकरी से करने के इच्छुक व्यक्ति अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इस प्रणाली में प्रबंधक अपने रिक्त पदों की सूचना रोजगार कार्यालय में भेज देते हैं। इसके बाद रोजगार अधिकारी जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं वो अपने कार्यालय में दर्ज व्यक्तियों में से वांछित योग्यता रखने वाले प्रार्थियों के नाम संस्था को भेज देता है। संस्था का प्रबंधक उन व्यक्तियों को आमंत्रित करता है, मतलब बुला लेता है और उनकी जरूरत के अनुसार उनमें से कोई चयन कर लेता है। कर्मचारी भर्ती की इस प्रणाली में प्राय टाइपिस्ट, क्लर्क, चपरासी आदि के चयन करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। इनके आंकड़े नवीनतम ना होने के कारण इनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए कर्मचारी प्राय बहुत अधिक उपयोगी नहीं हो पाते। फिर प्लेसमेंट एजेंसीज आज के समय में बहुत अधिक प्रयोग में आ रहा है। आजकल प्लेसमेंट एजेंसीज भी कर्मचारी भर्ती का सबसे अच्छा बाहरी स्रोत के रूप में माना जाने लगा है। ये निजी लोगों के द्वारा स्थापित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति इनके पास अपना नाम दर्ज करवा देते हैं। इनके पास प्राय उच्च स्तर, मध्य स्तर की नियुक्तियों के इच्छुक लोग होते हैं। आजकल वेबसाइट्स के द्वारा जो है वो बहुत अधिक प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि naukri.com, इस प्रकार की ऐसी बहुत सारी, indeed.com, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इसी प्रकार का जो है मीडिएटरशिप का जो है वो कार्य करती हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है प्रबंध परामर्शदाता।
आजकल बाजार में प्रबंध परामर्शदाता फर्में भी उपलब्ध हैं। ये फर्में प्रबंधकीय स्टाफ की भर्ती की विशेषज्ञ होती हैं। किसी संगठन में यदि कोई प्रबंधकीय पद खाली है तो उसे भरने के लिए इनकी मदद ली जा सकती है। ये पहले से ही प्रबंधकीय स्तर के लोगों के संपर्क में रहती हैं और किसी संगठन द्वारा प्रबंधकों की मांग किए जाने पर तुरंत उससे संपर्क कर लेती हैं। इस सेवा के बदले में फर्म कमीशन या फीस इत्यादि वसूल करती हैं। ये फर्में इच्छुक संगठनों की ओर से कर्मचारी भर्ती के विज्ञापन इत्यादि भी खुद ब खुद निकालती हैं। फिर इसके अलावा क्या भर्ती के स्रोत हो सकते हैं? कैंपस भर्ती हो सकती है, आजकल होती है, यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े कॉलेजेस में होती है। कैंपस भर्ती का अर्थ होता है शिक्षण संस्थानों के अंदर से भर्ती करने से है। जैसे IIM है, IIT है, तो इसमें जो है वो कैंपस प्लेसमेंट बहुत अधिक की जाती है। अनेक बड़ी संस्थाएं युवा और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्राप्त करने के इरादे से शिक्षण संस्थाओं के लगातार संपर्क में रहती है। जहां से ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है उनमें प्रमुख होते हैं जैसे कि महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हो गए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स इत्यादि को जो है वो बहुत अधिक जो है वो शामिल किया जाता है। प्राय इन संस्थाओं में अपने युवा विद्यार्थियों को नौकरी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक प्लेसमेंट सेल भी जो है वो स्थापित करती हैं। ये कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारे के सारे। कंपनी का मानव संसाधन प्रबंधक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इन संस्थाओं के प्लेसमेंट सेल से लगातार संपर्क में रहता है और अपनी इच्छा अनुसार व्यक्तियों को जो है वो प्राप्त करता रहता है। फिर अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो संतुष्टि, रिकमेंडेशन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। संस्था में अच्छे श्रम प्रबंध संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से प्रबंधक कभी कभी भर्ती वर्तमान कर्मचारियों की सिफारिश पर भी कर लेता है। इससे पुराने कर्मचारी को भी प्रोत्साहन मिलता है और नए कर्मचारी पर पूरा नियंत्रण भी बना रहता है। इस स्रोत का प्रयोग प्राय निम्न स्तरीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए किया जाता है। फिर आता है श्रम ठेकेदार। ठेकेदार श्रमिकों एवं प्रबंधकों के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। एक ओर वे श्रमिकों के संपर्क में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रबंधकों के भी संपर्क में रहते हैं। जैसे ही प्रबंधक श्रमिकों की मांग करता है, ठेकेदार तुरंत उनकी पूर्ति उपलब्ध करवा देता है। कर्मचारी भर्ती की यह पद्धति सड़क निर्माण, भवन निर्माण, बागान उद्योगों आदि में बहुत अधिक प्रचलित है। फिर 10वां प्रसारण। आजकल बड़े संगठन टेलीविजन पर खाली पदों की विज्ञापन को भी प्राथमिकता देने लगे हैं। प्रसारण के दौरान खाली पद, वांछित योग्यता, अनुभव, संभावित पारिश्रमिक का मतलब कितनी सैलरी देंगे, कंपनी की क्या क्या विशेषताएं आदि की पूर्ण जानकारी जो है वो दी जाती है। और हमारा आखिरी बाह्य स्रोत क्या है? वेब प्रकाशन, जो आज के समय में सबसे अधिक प्रचलित है। आजकल इंटरनेट भर्ती का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इंटरनेट पर भर्ती की विशेष वेबसाइट्स बनाई जाने लगी हैं। जैसे मैंने पहले भी नाम लिया था 2 वेबसाइट्स की, naukri.com हो गया, jobstreet.com हो गया, clickjobs.com हो गया, indeed.com हो गया। ये कुछ प्रमुख वेबसाइट्स हैं जो लगातार भर्ती के लिए जो है वो कार्य करती हैं। तो ये हमारे जो है वो भर्ती के स्रोत हो गए। अब हम चर्चा कर लेते हैं भर्ती के लाभ और सीमाओं के ऊपर। सबसे पहले हम लाभ की चर्चा करते हैं। योग्य कर्मचारी, पहला पॉइंट। भर्ती के बाह्य स्रोत में संगठन के बाहर उपलब्ध योग्य लोगों को संगठन में प्रवेश का अवसर मिल जाता है। आंतरिक स्रोत में नहीं था ऐसा। इससे संगठन व आवेदक दोनों को लाभ प्राप्त होता है। फिर विस्तृत चयन, दूसरा पॉइंट। भर्ती के बाह्य स्रोतों का प्रयोग करके आवेदकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इससे क्या हो जाता है? चयन का क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। प्रबंधक सभी आवेदकों की योग्यता की अच्छे प्रकार से जांच कर अच्छे से अच्छे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। फिर नवीन गुण मतलब फ्रेश टैलेंट। संस्था के बाहर से भर्ती करने पर नए नए व्यक्तियों और नए नए आधुनिक विचारों के साथ में संस्था में प्रवेश करके संस्था को नई जानकारियों के साथ जोड़ते हैं। फिर प्रतियोगिता भावना पैदा हो जाती है इसमें। वर्तमान कर्मचारियों में बाह्य कर्मचारियों के प्रवेश से प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है और उससे क्या होता है कि बढ़िया जो है वो परफॉर्मेंस निखरने लग जाती है। फिर क्या लाभ हो सकता है? पक्षपात की संभावना जो है वो इसके अंदर कम होती है। बाहर से भर्ती करने पर प्राय सभी आवेदक प्रबंधकों के लिए नए होते हैं, तो किसी भी प्रकार के पक्षपात की संभावना खत्म हो जाती है। सीमाओं की भी बात कर लेते हैं। क्या सीमाएं हैं इसमें? सबसे पहले वर्तमान स्टाफ में असंतुष्टि आ जाती है, बिल्कुल उसके विपरीत है आंतरिक
भर्ती स्रोत के बाह्य भर्ती प्रणाली को अपनाने से वर्तमान कर्मचारियों में पदोन्नति के अवसर जो है वो समाप्त हो जाते हैं। पदोन्नति की उम्मीद न होने के कारण कर्मचारियों के मनोबल में कमी आती है और वो पूरे अच्छे प्रकार से पूर्ण निष्ठा या लगन के साथ कार्य नहीं कर पाते हैं। फिर लंबी प्रक्रिया हो जाती है। बाह्य स्रोतों में भर्ती के अतिरिक्त पदों के विज्ञापन निकालने पड़ेंगे, आवेदन पत्रों का इंतजार करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है वो ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए कई बार इसको उपयोगी नहीं माना जाता। फिर महंगी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें कितने सारे स्टेप तो बढ़ गए इसके अंदर, तो हर स्टेप के ऊपर जो है वो खर्चा बढ़ रहा है। विज्ञापन निकालेंगे, चयन के लिए आवेदन आएंगे, छटनी करेंगे, समय भी लगेगा बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद में नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देना है, तो अनेक प्रकार के खर्चे बढ़ जाते हैं, तो एक महंगी प्रक्रिया है। फिर गलत चयन की संभावना, बाहरी लोगों के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण कई बार गलत चयन की संभावना हो जाती है। यदि एक भी गलत चयन हो जाए तो उससे संस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और हमारा आखिरी पॉइंट होगा श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि। जब कर्मचारी को यह जानकारी हो कि उन्हें संस्था के ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, या फिर कहें तो जैसा कि उन्हें कोई अवसर मिलना ही नहीं है, तो वे संस्था छोड़कर चले जाते हैं। और उसका परिणाम क्या निकलता है? श्रम परिवर्तन में वृद्धि हो जाती है। श्रम परिवर्तन क्या हुआ? जो कर्मचारी हमारे पास पहले से काम कर रहा था वो चला गया, बदले में उसके काम के लिए हमने दूसरे व्यक्ति को रखा है, तो उसको सिखाना समय लेगा वो चीज़ों को समझने में, तो श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि हो जाती है और संस्था की साख में कमी आती है, परफॉर्मेंस में कमी आती है। उससे क्या होता है कि अच्छे व्यक्ति संस्था की ओर आकर्षित नहीं हो पाते। तो उम्मीद करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में आप भर्ती नामक टॉपिक के ऊपर अच्छे प्रकार से कमांड बना पाएंगे और समझ पाए होंगे। आज हमने भर्ती का अर्थ जाना और साथ ही साथ भर्ती के दोनों स्रोत यानी आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत दोनों के ऊपर चर्चा की और इन दोनों के लाभ और सीमाओं के ऊपर भी हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं आप सभी समझ गए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इजी कंसेप्ट क्लासेस को। हम लगातार आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, एस्टेट, सीटेट, नेट इत्यादि की जो है वो वीडियोस आपके सामने लाते रहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपको अगला चैप्टर अतिशीघ्र मिल जाएगा, चयन नामक विषय। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।